हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। और इसके अलावा आपके कमेंट्स, आपके जो तासुरात हैं वो हमें मिलते रहते हैं हमारी यूट्यूब वीडियोस के नीचे और इसके अलावा फेसबुक के ज़रिए भी। मैं आपको चंद छोटी सी मिसालें दूंगा इससे पहले कि आज के मेन टॉपिक की तरफ आऊँ। पिछले दिनों में हमें 4-5 ऐसी मेन डेवलपमेंट्स हुई कम्युनिटी लेवल पे कि मुझे एहसास हुआ कि कितना ज़रूरी है सोशल मीडिया की जो इसकी अहमियत है या इसकी जो पावर है वो इस तरह कि मुझे आपको पता है कि पिछले दिनों में एक केस हुआ था, किशोर केस। एक बच्ची है, पाकिस्तानी मसीही बच्ची, 13 साल। वो लाहौर में किसी घर में मुलाजमा थी, लेकिन उसका जो मालिक है 56 साल शख्स, उसने उसको जदोकोब किया। उसके बिल्कुल सर के बाल बेचारी के उड़ गए। बच्ची है बिल्कुल छोटी सी, उसको उसके फैमिली से मिलने नहीं था देता और बाद में उसको जिनसी ज्यादती का मुसलसल निशाना बनाया और रिपोर्टरली तो इसके अलावा उसको जो टॉर्चर किया उसकी भी तस्वीरें वायरल हुई। हमने जो तस्वीर शेयर की वो बच्ची की आंखें कवर कर दी थी ताकि उसकी आइडेंटिटी और जो उसकी डिग्निटी है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपको शेयर करने से पहले ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी की जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज ना हो। कम से कम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन घिनौना कदम ये हुआ कि उस बच्ची के ऊपर उसी दिलंदर सिफ्त शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने 7 लाख रुपए नकद और 6,25,000 रुपए के जेवरा जो है वो घर से चोरी कर लिए। ये एक टिपिकल किस्म का एक तरीका होता है मुख्तलिफ मालकान का जो अपनी हरकतों को छुपाने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। तो बात करने का ये भी मकसद है कि एक तो बच्ची को इंसाफ मिले और सेकेंडली ये वीडियोस जो होती हैं ये शेयर करते 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 इस तरह हम तक पहुंचती हैं और फिर हम अरबाब इख्तियार जो इख्तियारात वाले शख्स होते हैं या अदारे होते हैं उनको अप्रोच करते हैं। हमने लाहौर पुलिस को कांटेक्ट किया और लाहौर पुलिस ने जनाब बड़ी मेहरबानी, लाहौर पुलिस की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो विंग है उनका उसको रेफर कर दिया। तो खुदा करे कि उस बच्ची को इंसाफ मिले। और लाहौर से एक अजीज़ हैं वकील, उन्होंने भी कहा कि हम टेकअप करते हैं और बहुत से दोस्तों ने रेज करने का अंदिया भी दिया और कर भी रहे हैं और इनके अपने रिएक्शन का भी इजहार किया इस केस के ऊपर। इसके अलावा पिछले दिनों में मुझे एक कराची से कॉल आई एक भाई की, नाम मैं किसी का मेंशन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हम 3 भाई हैं, हम सऊदी अरेबिया से वापस कराची गए और हमें अननोन नंबर से या बिल्कुल नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने धमकी दी, टिपिकल धमकी कि हमें पैसा दो, तवान दो या इस तरह के कोई धमकाने की कोशिश की। तो फिर हमने उनका कॉन्टैक्ट करवा दिया जो साइबर क्राइम वाले हैं कराची में, जो पाकिस्तान में ब्रांच है। तो इसके अलावा एक सऊदी अरेबिया से ही एक पाकिस्तान क्रिश्चियन नर्स हैं, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा जी वो यूरोप में आना चाहती हैं, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दी। मतलब ये एक प्रोसेस है, ये जो यूट्यूब है या फेसबुक है या ट्विटर है, तो ये एक सीरियस बिजनेस है, सीरियस थिंग है। इसके ज़रिए बहुत से मैसेजेस जो हैं ऐसे ऐसे दोस्तों तक रसाई हो रही है जिनको हम नहीं थे जानते, वो हमें नहीं थे जानते, लेकिन बड़ी आस उम्मीद के साथ अपना मैसेज करते हैं। जो कुछ हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। और इसके अलावा मुझे याद है कि लाहौर से कुछ फैमिलीज़ ने ये पिछले दिनों में जब लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी लॉकडाउन है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी इमदाद होनी चाहिए राशन के वाले से। बड़े कसम पुरसी के हालात हैं, सफ़ेद पोश फैमिलियाँ थी। तो खुदावंद के फजल से जितना बन पड़ा हमने उनका रब्ता करवाया, USA में, फिर यहाँ UK में, तो उनकी दादरसी हुई, थैंक गॉड। और थाईलैंड में भी, थाईलैंड से भी मैसेजेस आए कुछ फैमिलियों के, उनका फिर थाईलैंड में ही रब्ता करवा दिया गया। कल भी मुझे एक मैसेज आया था मस्कत से, एक टीचर हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन, उन्होंने कहा कि जी हमारी जॉब चली गई है, आप क्या करें। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम उनको दे सकते थे, तो प्राइवेसी की वजह से डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। सिर्फ मकसद ये है बात करने का कि आप हमारी जो ये वीडियोज़ होती हैं इसको आप सिर्फ शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, क्योंकि इस तरह आपको फिर रेगुलर मिलती रहेगी। सिर्फ वाहिद मकसद ये नहीं कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं या लाइक्स बढ़ाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल मिशन जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अजीज़ों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके ताकि किसी का भला हो जाए। तो ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और इसके अलावा अपने फेसबुक या ट्विटर पे, खासतौर पे फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। और सबसे बढ़ के यूट्यूब पे अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को देखा है और हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है तो आप अपने फ्री टाइम में हमारी वीडियो देखते हैं तो हो सकता है किसी का भला हो जाए और आपके माइंड में आए कि हाँ ये काम तो फलां शख्स ने मुझे बोला था, तो आइए
इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी हम लोगों से, तो हमसे अगर जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। पाकिस्तान के चाहे मिनिस्टर्स हों, कई मिनिस्टर्स खुदाओं के फजल से हमारे डायरेक्ट कोई ना कोई लिंक्स होते हैं या मुख्तलिफ अदारों के साथ, तो हम रेफ़र कर देते हैं ताकि किसी का काम हो जाए बेलौस तरीके से, और इसमें आपको और मुझे दुआएं ही मिलेंगी। तो इस नज़रिए से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के टॉपिक की तरफ आता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे लिए भी है और आपके लिए भी होगा कि पाकिस्तान के 10वें सदर रहे हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। बड़ी बागो बहार शख्सियत हैं और पाकिस्तानी अवाम में बिल अमूम और पाकिस्तानी अक़लीतों ख़ासतौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी में बड़े पॉपुलर रहे हैं। तो उनके स्टांस आपको पता है कि बड़ा सेकुलर किस्म का स्टांस रहा है थ्रू आउट उनके करियर में, और वो एक बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने 40-50 साल का करियर गुजारा है बहसीत फ़ौजी, और फिर SSG कमांडो भी रहे, बाद में पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, फिर पाकिस्तान के सदर भी बने और एक भरपूर दौर गुजारा है। उन पर बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि जी 9/11 पे वो अमेरिका के आगे ढेर हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर आप खुद सोचो कि 9/11 के वक्त इमरान खान या पाकिस्तान के कोई भी नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो सरबराह होती तो उस वक्त उनका क्या रिएक्शन होता है, उनका क्या जवाब होता, तो इसका जवाब बहुत से लोग नहीं देते। तो उस वक्त हालात के मुताबिक ही फैसला करना पड़ता है, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था। मेरी उनसे कब मुलाकात हुई, और ये मुलाकातें बड़ी यादगार रही और बड़ी सूदमंद रही। 2007 में व्हेन ही वाज स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो सरकारी दौरे पे बरतानिया पे आए थे, और उस वक्त पाकिस्तान की सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी होती थी। तो उनके तवज्जुह से एक पाकिस्तान क्रिश्चियन डेलीगेशन उसको तश्कील दिया गया, और उन दिनों में आपका जो खादम, मैं एक मैगज़ीन यहाँ से रन करता था लंदन से, फेस टू फेस इंटरनेशनल के नाम से, तो उसकी नुमाइंदगी करते हुए मैं भी उस वक्त का हिस्सा बन गया। लेकिन मेनली आई वाज रिपोर्टिंग एंड टेकिंग पिक्चर्स, एंड पूरा जो वक्त था जिसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा अभी जब बात करेंगे, तो आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। और उसके साथ जुड़ा हुआ एक वाक़या भी शेयर करूँगा कि लंदन का जो डॉर्चेस्टर होटल है, बड़ा प्रेस्टिजियस होटल है, ये पार्क लेन के ऊपर यहाँ लंदन में, तो वहाँ पे उनका परवेज़ मुशर्रफ साहब ठहरे हुए थे। हम लोग वहाँ गए, तो उसके बाद चाय वाय पी रहे थे, आधा पौना घंटा वेट किया। तो फिर जब हमारी टर्न आई, तो हमारा जिस कमरे में बैठे हुए थे, अचानक जब वो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गए थे, पहले तो जब स्टार्ट में गए थे तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब आ रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट साहब, फिर जब हम रिलैक्स हो गए तो अचानक अंदर आ गए, तो सब एकदम वो चौंक गए और एकदम खड़े हो गए, वो सारा माहौल ही बदल गया। तो इससे पहले डॉक्टर मलिहा लोधी और अब्दुल बासित साहब, जो बाद में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे बरतानिया में, तो उस वक्त वो डिप्टी हाई कमिश्नर थे यहाँ बरतानिया में, तो उनके साथ बातें होती रही। तो कुछ बातें हो रही थी कि हम क्या बात करना चाहते हैं। तो वो जो हमारा डेलीगेशन था, उसमें मेरे भाई पास्टर तहसीन गुल खान साहब भी थे, और फिर उन्होंने एक बड़ा यादगार वाक़या हुआ कि जब सारी बातें हो रही थी, तो उस वक्त फिर पास्टर तहसीन साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, प्रेयर करना चाहते हैं। तो उसकी एक पिक्चर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके साथ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो वो एक बड़ा यादगार लम्हा था मेरे लिए भी और हमारे डेलीगेशन के लिए भी। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बखुशी कहा कि हाँ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, और इस तरह उन्होंने हाथ भी उठाए हुए हैं और दुआ में हिस्सा लिया, उनकी खैर खरीद के लिए और वेलबींग के लिए दुआ की गई। हाँ, एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा कलक रहेगा, क्योंकि उन्होंने वैसे सदर पूछा था हमारे वफ्द को कि उस वक्त मैं तो नहीं था बात कर रहा, क्योंकि आई वाज जस्ट टेकिंग पिक्चर एंड कवरिंग द इवेंट। तो जो अहबाब डेलीगेशन के अंदर गए थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने डायरेक्टली उनसे पूछा कि आप बताएं कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, आपकी कम्युनिटी के लिए। ये लफ्ज़ मुझे अच्छी तरह याद है। तो हमारे डेलीगेशन में दोस्तों ने ये कहा, जो सरबराही कर रहे थे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि सरबराही सिर्फ बात करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़े खुश हैं, हम बड़े सेटिस्फाइड हैं आपकी क़यादत के ऊपर। तो बाद में मुझे और भाई, हम दोनों ने बात की, तहसीन भाई ने, हमने कहा कि ये हमें कलक रहेगा कि उस वक्त डेलीगेशन को ये कहना चाहिए था कि हमारी कौम के ये मसाइल हैं, या कम से कम और कुछ नहीं तो कुछ प्रिंटेड फाइल लेके चले जाते, उनको दे देते, वो बाद में पढ़ लेते। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जब एक बंदा पार में हो तो खुल के बात करनी चाहिए, कौम के लिए बात करनी चाहिए, कौम के लिए कोई ना कोई फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं लेकिन कौम के लिए। तो इस बात में मैं और भाई बड़ी देर तक यानी कि मन में रहा कि ये भी हमें बात करनी चाहिए थी, ये भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई, उसके बाद फिर सारा माहौल बदल गया। फिर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ चले गए, फिर यहाँ बरतानिया आ गए सदारत छोड़ने के बाद। तो फिर मुझे याद है कि 2010 में यहाँ लंदन ही में, नवंबर 2010 में
انہوں نے جب ان دنوں میں وہ ایک پارٹی تشکیل دے رہے تھے آل پاکستان مسلم لیگ APML، تو اس وقت ہمارے بہت اچھے دوست ہیں یہاں برطانیہ میں، وہ آج کل سٹنگ کونسلر ہیں لیبر پارٹی کی طرف سے، کاشان بینٹ صاحب. تو کونسلر کاشان بینٹ اور میری بڑی پرانی دوستی ہے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، تو بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں. تو انہوں نے ایفرٹ کر کے، پرویز مشرف صاحب کے بڑے وہ فین ہیں، تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ چلیں آئیں پارٹی میں جا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی پرویز مشرف صاحب کو پسند کرتی ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم وہاں سینٹر لنڈن میں چلے گئے، تو پرویز مشرف صاحب آتے ہیں، پھر سب سے ملاقات ہوتی ہے. پھر جب ہماری ٹرن آئی تو پھر میں نے کھڑے ہو کے، اور کاشان نے، ہم کھڑے ہو کے ہم نے کہا جی کہ ہم پاکستانی کرسچن کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے، ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، بڑی پاپولیرٹی ہے آپ کی کمیونٹی، ہماری کمیونٹی میں آپ کی. تو پرویز مشرف صاحب نے اس کو اکنالج کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں ابھی ریسنٹلی امریکہ کے وزٹ پہ تھا، تو مجھے فلاڈیلفیا میں ایک چرچ میں جانے کا موقع ملا، اور مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنا آپ کی کمیونٹی مجھے پیار کرتی ہے. تو انہوں نے یہ حوالہ دیا. پھر اسٹیٹ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کریں. اور اس وقت پھر بعد ازاں ایک اقلیتی ونگ تشکیل دیا گیا، جس کو بعد ازاں ہم نے مخالفت بھی کی. ہم نے کہا کہ ہمیں اقلیتی ونگز کے اندر نہ صرف ڈالا جائے. کاشان صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا، مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. ہم خوش تھے شروع میں، لیکن ہم نے بعد میں پارٹی میں کہا کہ ہمیں مین اسٹریم میں لے کے آئیں. اور پھر ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر بھی، میں گلوری ٹی وی پہ کام کرتا رہا ہوں، تو ہم نے یہ ایک طرح سے کیمپین چلائی کہ پاکستان کی جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹی، ان کو اپنے اقلیتی ونگ نہیں بنانے چاہیے، ہمیں مین اسٹریم میں لے کے آئیں. پھر APML کا شکریہ، پرویز مشرف صاحب کا شکریہ کہ ہمارے احباب کو، ساتھیوں کو انہوں نے مین اسٹریم میں جگہ دی. اور ہم کہتے تھے میرٹ پہ لے کے آئیں، لیکن برابری کی سطح پہ لے کے آئیں تاکہ ہم برابری کا حصہ بن سکیں. پھر اس کے بعد اصل میں پرویز مشرف صاحب کھل کے کہتے تھے کہ پاکستان میں صرف 2 ہی پارٹیاں چلتی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اس کو وہ کہتے تھے پنگ پونگ، بال وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تیسری قوت بھی ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی APML. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کر رہے تھے تو یہاں پہ بڑے بڑے چینلز، ایسٹ لنڈن میں ایک لائیو پریس کانفرنس ہوئی تھی ایک ہال میں، تو بڑے بھرپور کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ہال، اور وہاں پاکستانی چینلز نے لائیو کوریج کی تھی. مجھے یاد ہے پاکستان کے جو مین اسٹریم چینلز ہیں انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی اس پریس کانفرنس کو. تو لیکن بعد میں پھر پرویز مشرف صاحب کا جو ایک فارمولہ تھا تیسری قوت کا، اس کو ریپلیس کر لیا عمران خان صاحب نے. اور وہ جو گیپ تھا پنگ پونگ کے اگینسٹ، سو کال جو پنگ پونگ، تو اس کو فل کر لیا عمران خان صاحب نے. تو یوں پرویز مشرف صاحب جو ویژن لے کے پاکستان دوبارہ جانا چاہتے تھے تھرڈ قوت کے طور پہ، تاکہ یہ بیریئرز کو توڑا جائے پنگ پونگ کے، تو وہ نہ ہو سکا. عمران خان نے ان کو ریپلیس کر دیا. تو پھر ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے 2011 میں ان کے جو یہاں ایجوے روڈ پہ گھر ہے، وہاں پہ ہم ان کے فلیٹ پہ گئے تھے ایک کرسچن ڈیلیگیشن کو لے کے. تو ہم چونکہ پارٹی کا حصہ بھی تھے، تو کاشان صاحب اور میں اور دوسرے ساتھی، تو وہاں پہ مجھے موقع ملا بیسی جنرل سیکرٹری 14 نکات پیش کرنے کا پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ، اور پاکستانی اقلیتوں کے لیے بالعموم، کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ دوبارہ پاور میں آئیں تو آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہیں. تو انہوں نے بڑی بخوشی سنے، اور پھر انہوں نے وہ کاپی رکھ بھی لی ہمارے جو پرپوزلس تھے. تو اس طرح پرویز مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر چونکہ میں گلوری ٹی وی کے لیے کام کرتا رہا ہوں، اور سرفراز منیر صاحب اور سسٹر پیم منیر، ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں. خداوند ان کو برکت دے کہ یہ جو تھوڑی بہت پہچان ہے یا لوگ محبت کرتے ہیں، یہ اس میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو خداوند ان کو برکت دے کہ یہ ایک وسیلہ بنا. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، وہ میرے اساتذہ میں شامل ہے، میرے ٹیچرز ہیں. تو یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ جو خدمت کا سلسلہ جاری ہے. خداوند کا نمبر 1، اور پھر ہم ماں باپ کی دعائیں ہیں. پھر یہ سسٹر پیم کا اور سرفراز صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے کہ آج یہ جو میں خدمت کر رہا ہوں اس میں ان کا گلوری ٹی وی پہ انہوں نے مجھے چانس دیا تھا، اور ابھی بھی میں گلوری ٹی وی کا حصہ ہوں. بس یہ ہے کہ اب چونکہ سیٹلائٹ پہ لمیٹڈ آرز کے لیے آ رہا ہے، لیکن میری نیک تمنائیں اور میری جو وفاداری ہیں وہ ہمیشہ گلوری ٹی وی کے ساتھ رہیں گی. اور پھر یہ ہے کہ کاشان صاحب کی ایفرٹ کی وجہ سے، کاشان صاحب کہتے تھے کہ ہمارے کرسچن چینل کے اوپر بھی کوریج ہونی چاہیے، پرویز مشرف صاحب کو انٹرویو ہونا چاہیے. انہوں نے پارٹی سے بات کی، اور پارٹی نے بخوشی ہمیں چانس بھی دیا. اور کرسمس سے پہلے 2011 میں مجھے یاد ہے کہ ہم پھر دوبارہ ایک پورے گروپ کے ساتھ ہم گئے تھے انٹرویو کرنے کے لیے. اور مجھے وہاں پہ خدا کے فضل سے موقع ملا پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو کرنے کا، اور انہوں نے بڑا پسند کیا. انہوں نے کہا جی مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے گفتگو کی. اور پھر سینٹ پیٹرک کی باتیں کراچی کی، اور پاکستان کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ان کا انٹریکشن. پھر آسیہ بی بی کا کیس بھی اس وقت بڑا ہاٹ کیک تھا. تو اس طرح کے موضوعات پہ بات ہوئی. پھر کرسمس کی گریٹنگز بھی انہوں نے دی
बड़ी अच्छी चाय भी पिलाई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मिठाई आई, वो भी हमारे साथ बाद में शेयर की। तो बहुत सी अच्छी यादें हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैंने ज़ाती तौर पे तो उनको एक बड़ा लार्जर दैन लाइफ करैक्टर के तौर पे पाया है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में अर्ज़ किया था कि वो भरपूर उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, एक फ़ौजी के तौर पे और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे और कंट्री का जो प्रेसिडेंट होने के नाते। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में उनको कितना इज़्ज़त की निगाह से और कदर की निगाह से देखा गया है हमेशा, और बाद में वो लेक्चर भी देते रहे हैं। अब ही इज़ इनटू लेट 70s। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब पावर में थे तो उनके बच्चों को कोई नहीं था जानता, वो सिर्फ अपनी बेगम साहबा के साथ ट्रैवल करते थे। और उनका बेटा अमेरिका में उस वक्त भी वो एक डॉक्टर के तौर पे प्रैक्टिस करता था, और उनकी फैमिली बिल्कुल अननोन है। तो कोई बीच में कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई ऐसे वाक़यात नहीं सुने करप्शन के या फिर अपनी फैमिली को नवाजा हो। तो बड़ा एक भरपूर दौर गुजारा है। दोस्त हों या उनके दुश्मन हो पोलिटिकली, कोई भी उन पर करप्शन के हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं लिखा था, आपको पता ही है। तो बहुत एक आइडियल के तौर पे जाने जाएंगे आने वाले वक्तों में भी। और ये मेरी कुछ यादें थी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, उनकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसको मैंने समझा कि आपके साथ शेयर भी करूं। और आखिर में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को, जैसे मैंने स्टार्ट में अर्ज़ की थी, कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा रिश्ता भी इस्तवार हो सकता है इस सोशल मीडिया की वजह से या यूट्यूब वीडियो देखने की वजह से किसी का भला हो जाए और किसी का काम हो जाए लाइफ में। तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात या एजाज़ की बात नहीं कि खुदावंद हम ना चीज़ों को अपने खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। हेलो, मेरा नाम है तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।